Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, this is lecture number 3 of the Economic Survey. पिछले दो लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 देखा था और अब ये तीसरा चैप्टर तीसरा लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 देखेंगे। तो चैप्टर 5 जो है वो है प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस थे कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्यों आया, कैसे हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं रिलेटेड टू दैट हम वो इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो जो ईयर 2022 था इट वाज मार्क्ड बाय अ रिटर्न ऑफ हाई इन्फ्लेशन। हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन आया। रीजंस बीइंग कि पहले कोविड था, कोविड के बाद जब रिकवरी होने लगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण फिर से अगेन इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है ना। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था कि लगभग 7.8% अप्रैल 2022 में ये आंकड़ा पहुंच चुका था। जो मेन ड्राइवर था रिटेल इन्फ्लेशन का वो था फूड कमोडिटीज़। ठीक है ना। द मेन ड्राइवर वाज द फूड कमोडिटीज़ एंड फूड कमोडिटीज़ में भी सबसे ज़्यादा जो प्राइस बढ़ी वो थी एडिबल ऑयल डिमांड। एडिबल ऑयल की बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है ना। फूड प्रोडक्ट्स में ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ने का रीज़न ये था कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो रशिया और यूक्रेन से आते थे वो नहीं आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड दैट वाज द रीज़न मेनली वाई द प्राइसेस वर इंक्रीजिंग एंड स्पेशली इन द केस ऑफ एडिबल ऑयल। रूरल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इट वॉज इवन मोर देन द अर्बन इन्फ्लेशन। ठीक है ना। ये मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में देखा गया। देन रूरल फ्यूल इन्फ्लेशन रिमेंड लोअर दैन द अर्बन काउंटर पार्ट। हालांकि रूरल जो फ्यूल इन्फ्लेशन था वो कम था दैन द अर्बन काउंटर पार्ट। ठीक है ना। एंड आइटम्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइजेस में बेस्ड रहते हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ऑयल हो गया, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, ये सब जो है एडिबल ऑयल, ये सारे प्राइसेस जो थे इनके बढ़े हुए देखने को मिले। ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे प्राइजेस को जो कंट्रोल करती हैं। एक है एसेंशियल कमोडिटीज़। आप सबको पता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की हालांकि कोई डेफिनेशन नहीं है। एक एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिसका सेक्शन 2 सबसेक्शन ए जो है वो डिफाइन करता है एसेंशियल कमोडिटी मीन्स ए कमोडिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। मतलब कि एक्ट के शेड्यूल में जो मेंशन्ड कमोडिटीज़ हैं वो सब एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। एंड जो एक्ट है वो पावर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू ऐड और रिमूव अ कमोडिटी इन द शेड्यूल। वो शेड्यूल में कोई कमोडिटी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज की थी 20% की राइस में, ब्राउन राइस में, सेमी मिल्ड एज वेल एज होली मिल्ड राइस में, एक्सेप्ट फॉर द पार बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड राइस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि राइस को क्या करते हैं हम स्टीम देते हैं, है ना, और स्टीम देकर के उसके क्रैक्स और ये सब रिमूव करते हैं, उसको जेलाटिनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो पार बॉइल्ड राइस कहलाता है। Then central government decided to provide 1.5 tons of chana to states and UTs at a discounted rate. Then central government also directed leading edible oil associations to ensure a reduction in the maximum retail price. मतलब कि edible oil के prices में भी reduction की डिमांड की थी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है यानी कि होलसेल का जो रेट होता है वो क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। ऑब्वियस सी बात है पहले कोविड-19 था, कोविड-19 के बाद जब मोमेंटम आना शुरू हुआ तो फिर ये यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया और इस कारण से फिर से ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर रशिया से आ रही है तो वो सप्लाई चेन के थ्रू आ रही होगी। अब अगर रशिया में युद्ध चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, फिर वो नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो थे फूड इन्फ्लेशन में सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो, एंड वो थे एराटिक क्लाइमेटिक कंडीशंस के थ्रू। एल नीनो वॉज वन रीज़न वाई, जो थोड़ा अनयूजुअल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थे उन कारण से भी कुछ प्रोडक्ट्स में हुआ। इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी देखा गया। ठीक है ना। एंड इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया सप्लाई चेन का बहुत बड़ा रोल था। क्या क्या किया गया कंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन, तो जैसे फ्यूल प्राइजेस थे उनको कंटेन करने के लिए एक्साइज ड्यूटी जो थी उसके थ्रू इंटरवेंशन किया गवर्नमेंट ने। इंपोर्ट ड्यूटी जो थी ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक में जो था उसको रिड्यूस किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स के लिए ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो चलती रहे। स्टील के केस में इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मेजर इनपुट लाइक फेरो निकल, कुकिंग कोल, पीसीआई कोल, इसको कट किया गया। कॉटन के केस में गवर्नमेंट ने वेवर दिए कस्टम ड्यूटी के। डायमंड्स एंड जमस्टोन के केस में कस्टम ड्यूटी कट देखने को मिला। केमिकल प्रोडक्ट्स के केस में कस्टम ड्यूटी को कट किया गया। ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स वर देयर।
बात कर ले हाउसिंग सेक्टर की। अगर मैं हाउसिंग सेक्टर की बात करूं तो जो सर्वे है वो दो बेसिकली इंडेक्सेस के बारे में बात करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक, आप सबको पता होगा नेशनल हाउसिंग बैंक दो इंडेक्सेस निकालता है। फर्स्ट है आपका HPI यानी कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत दो इंडेक्सेस निकालता है। पहला है HPI असेसमेंट प्राइस एंड दूसरा है HPI मार्केट प्राइस, ठीक है ना। HPI असेसमेंट प्राइस एंड HPI मार्केट प्राइस, ठीक है ना। उसमें ये देखने को मिला कि दोनों की वैल्यूज मोस्ट ऑफ द सिटीज के लिए बढ़ी हुई देखने को मिली, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज दोनों के लिए बढ़ी हुई देखने को मिली मोस्ट ऑफ द सिटीज में, ठीक है ना। एंड मैं आप आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्टर्स में आते हैं। तो एक स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो ये भी चैप्टर में मेंशन थी। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। अब जो कि महंगाई बढ़ रही है तो अफोर्डेबल प्राइस में कैसे आपको चीजें मिल पाएंगी, तो इसमें अब हेल्थ सेक्टर के लिए जो एक इंपॉर्टेंट योजना थी वो थी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत डेडिकेटेड आउटलेट्स बनाए गए हैं जिनको जन औषधि केंद्र कहा जाता है। वहाँ पे आपको जेनरिक मेडिसिन बहुत ही कम दामों में या फिर अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसका मेन काम क्या हो गया, इसका मेन काम बेसिकली हो गया टू इंश्योर एक्सेस टू द क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। लोगों के अंदर जेनरिक मेडिसिन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, ये भी इसका एक काम हो गया। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसका नाम है फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया ही एक सोसाइटी है जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है, वही इसको मॉनिटर करती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आपके लिए एक सवाल है, आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग पहला लिखा है स्टेटमेंट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टेमिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा है एनी डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और लेबर कैन कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब ये ऑब्वियसली बात है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट घटेगी तो कॉमन सेंस की वाली बात है, इन्फ्लेशन क्यों होगा, है ना। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट, सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है तो ऑब्वियसली आता ओवरऑल कॉस्ट घटेगी। स्टैगफ्लेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्टैगफ्लेशन इज द साइमल्टेनियस अपीयरेंस इन द इकोनॉमी ऑफ अ स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग प्राइसेस। दूसरा कह रहा है इन जनरल द स्टेज इज सेट फॉर स्टैगफ्लेशन व्हेन अ सप्लाई शॉक अकर्स। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। आई होप आप लोग इसका आंसर करेंगे। अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिग टेंट, चैप्टर नंबर 6 है ये। ऑब्वियसली बात है ये चैप्टर सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें में हम देखेंगे, एजुकेशन भी देखेंगे, हेल्थ भी देखेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओवरऑल अगर हम पहले एक बार जनरल एक रिकैप ले लें गवर्नमेंट का कि किस तरीके से मतलब बजटरी एक्सपेंडिचर कितना रहा है सोशल सेक्टर में, तो अगर हम 17-18 से कंपेयर करें 2022-23 में तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखें लैक जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ी है ना। ओवरऑल कितना परसेंट है कितना नहीं वो हम नहीं बता रहे, एब्सोल्यूट टर्म्स में ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेंडिचर ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है। दूसरा ये जो आपका रेड में है ये है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज का भी एब्सोल्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ये पहले 11.4 था, ये 12.8 हुआ, फिर 13, फिर 14.8, फिर 19, फिर ये 21.3। तो ये आपका लाख करोड़ में है ये वैल्यू है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, ठीक है ना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं। पहली चीज तो देयर वाज इंक्रीज्ड शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ सोशल सर्विसेज में उसमें हेल्थ वाले सेक्टर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 2019 के फाइनेंशियल ईयर की तो उसमें 21% था सोशल सर्विसेज का एक्सपेंडिचर का हेल्थ पे, वहीं पे 2023 तक आते आते ये 26% बढ़ गया, ठीक है ना। तो दिस हैज़ इंक्रीज्ड फॉर द हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर आप टोटल जीडीपी के कंपैरिजन में देखेंगे तो वो केवल 2.1% था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 2.2% था। अगर आप देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा था, फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 2.2 था और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 2.1% है।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 में आई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 2.5% ऑफ जीडीपी खर्चा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए हेल्थ में। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूँ तो इंडिया की रैंक 132 थी आउट ऑफ 191 कंट्रीज़, और हमारी वैल्यू पिछले वैल्यू से जो थी इट स्टूड लोअर दैन इट्स प्रीवियस वैल्यू, और 2020 में हमारी रैंक शायद 130 थी और अभी तो 132 है। इंडिया के जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में रैंकिंग जो थी वो 122 थी, एंड साउथ एशियन रीजन में दूसरी कंट्री से हालांकि हमारा बेटर था रैंक, लेकिन ओवरऑल इंडिया का जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स था उसमें रैंकिंग 122 था। आपके लिए छोटा सा सवाल ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालता कौन है, ठीक है ना? डू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। 16.4% of India's population is multidimensionally poor, and an additional 18.7% people are classified as vulnerable to multidimensional poverty. ये UNDP निकालता है मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंग 16.4% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अब एक प्रोग्राम आपने सुना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने लगभग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स निकाले हैं। हालांकि ये इनिशिएटिव जनवरी 2018 में स्टार्ट हुआ था, और ये विजन था कि न्यू इंडिया विजन 2022 के अंतर्गत इसको हम रिफॉर्म कर देंगे। मतलब 117 जो वर्स्ट, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर या फिर जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको चुना गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है ना? अब बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो वैल्यूज़ हैं हेल्थ की और न्यूट्रिशन की वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। दे हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, ऐसा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अचीवमेंट्स में आया है। आपको बता दूं कि इसके दो पार्ट हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत, दो चीज़ें आती हैं, एक तो मिशन उत्कर्ष है और दूसरा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है, ठीक है ना? मिशन उत्कर्ष और दूसरा है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा है मिशन उत्कर्ष इज ऑफन सीन इन न्यूज़ विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है सी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एंड मिशन उत्कर्ष उसी के अंतर्गत आता है। लेबर वेलफेयर के लिए बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डेवलप किया ई श्रम पोर्टल। अब ई श्रम पोर्टल क्यों क्रिएट किया गया है? फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है ना? ई श्रम पोर्टल क्यों बनाया गया है? एक नेशनल डेटाबेस बने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। लगभग 28.5 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है जिन्होंने रजिस्टर किया खुद को इसमें, एंड विद मेजर एनरोलमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है ना? इसके अलावा जो सप्लाई साइड लेबर है उसको स्टडी करने के लिए सर्वे होते हैं सप्लाई साइड के लेबर को, जैसे कि एक सर्वे है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करती है। लिख लेना आप लोग, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है जिसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एंड एक डिमांड साइड लेबर का जो होता है सर्वे, उसको बोलते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एंड एक क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे होता है बाय लेबर ब्यूरो। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे कौन करता है, तो लेबर ब्यूरो करता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करती है। एक और टॉपिक न्यूज़ में था असीम पोर्टल, इसी से संबंधित है। तो असीम पोर्टल एक स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बेसिकली एक डायरेक्टरी की तरह काम करता है स्किल्ड वर्कफोर्स का। एन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट मैचेस द सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। तो स्किल्ड वर्कफोर्स लोगों को मिल सके, इस कारण से एक स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये असीम पोर्टल, जहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स की जानकारी है और मार्केट में जैसी स्किल की जिसकी जरूरत रहती है वो असीम पोर्टल के माध्यम से ले सकता है। आधार के कुछ यूसेज भी मेंशन थे सर्वे में, तो आधार का बता दूं, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में यूज़ होता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में काम होता है। देन जन आधार, जैम आपको पता होगा, जन आधार, आधार एंड मोबाइल की ट्रिनिटी है, जनधन आधार एंड मोबाइल। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में भी जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इसका यूज़ किया गया। एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने के लिए भी ये यूज़ किया गया।
अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया गया, तो सबसे पहली बात तो 2020 अक्टूबर में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च किया गया, ठीक है ना, जिसमें बेनिफिशियरीज ढूंढे गए जिनको ज़रूरत है, उनको आत्मनिर्भर बनाया गया। मनरेगा के अंदर वर्क ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया गया एंड नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। 2015 में लॉन्च किया गया था नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में जानकारी है। आपको जैसा आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे आपको बताऊं एजुकेशन की बात करूं तो क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए आप सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी आ चुकी है, कई बार हमने डिस्कस किया है, एक बार इसके पॉइंट ज़रूर देख लेना, क्वेश्चन प्रॉबेबल है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू किया गया था, स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए है ये, प्री स्कूल से लेकर क्लास 12th तक के लिए, जो कि इसका एम है बेसिकली इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। देन फाइनेंशियल ईयर 2022 में इट ऑल्सो सॉ इम्प्रूवमेंट इन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल्स, है ना, एंड जो जेंडर पैरिटी है वो थोड़ा बढ़ी थी, इम्प्रूवमेंट इन द जेंडर पैरिटी इन द स्कूल। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी इनरोलमेंट जो था 1 to क्लास 5 में वो काफ़ी बेहतर था, काफ़ी ज़्यादा था, इट इम्प्रूव्ड। एंड स्कूल ड्रॉप आउट की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन देखने को मिला स्कूल ड्रॉप आउट्स में। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एमिनिटीज़ में, डिजिटाइजेशन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा पीएम श्री यानी कि राइजिंग इंडिया के लिए, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया जिसको हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, तो इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल्स को इक्विप करने की बात चली। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक नया करिकुलम लॉन्च किया 5+3+3+4 वाला, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी और ये सबको काफ़ी महत्व दिया गया, ठीक है ना। देन बाल वाटिका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, फोकस ऑन डेवलपिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज एंड अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर स्टूडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 3+4+5 ईयर्स, ठीक है ना, 3, 4, 5 के बच्चों के लिए बाल वाटिका के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया फॉर डेवलपिंग द कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। प्रशस्त बेसिकली अ डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप, एक डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ कवर्ड है एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंतर्गत ये बेंचमार्क सेट करता है, ठीक है ना। स्टार्स प्रोग्राम आप सबको पता होगा, स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ द स्टेट, एंड ये स्टार्स जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इंप्लीमेंट हो रहा है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड इन 6 स्टेट्स नेमली हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड केरला ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में टीचर लर्निंग एंड टीचर को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। विद्यांजलि एक स्कूल वॉलंटियर इनिशिएटिव है जिसका एम है स्ट्रेंथनिंग स्कूल्स एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। हायर एजुकेशन की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बनाने की बात की गई, यूजीसी ने लॉन्च किया इनिशिएटिव जिसमें उन्होंने कहा कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल होगी, ठीक है ना। अखिल भारतीय शिक्षा संगम, एक 3 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा संगम ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी में 7 से 9 जुलाई 2022 के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर के यूजीसी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने किया था। तो अखिल भारतीय शिक्षक संगम, ये शिक्षा संगम, ये भी याद रखेगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मैं डिवाइड करूं तो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 3 लेवल पे होता है। सब सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। सब सेंटर मतलब कि जो मोस्ट पेरिफेरल कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड कम्युनिटी, जिसमें ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ हो गई, 1 हेल्थ वर्कर्स हो गए, ये सब हो गए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगभग रेफरल यूनिट होती है, सब सेंटर के बाद वो लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आते हैं। 4 से 6 बेड का एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रहता है वहाँ पे। फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और ज़्यादा नंबर 30 बेड्स होते हैं और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रेफर होकर के यहाँ पे आते हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की बात करूं तो जल जीवन मिशन ऑलरेडी चल रहा है, आप सबको पता है, हर घर जल योजना चल रही है। आप सबको पता है कि गोवा पहला स्टेट बना जो हर घर जल, उसके अंतर्गत गोवा फर्स्ट स्टेट बना है जहां पे 100% हर घर वो हो गया है। एंड अमृत सरोवर नाम की एक स्कीम थी जिसको न्यू पंचायती राज डे के दिन लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 को। इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर एंड द मिशन इज एम्ड एट डेवलपिंग एंड रिजुविनेटिंग 75 वाटर बॉडीज, लगभग 75 वाटर बॉडीज डेवलप करनी है हर डिस्ट्रिक्ट में इन द ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द अमृत काल, क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्ष था अमृत काल में, इसलिए 75 वाटर बॉडीज डेवलप करनी है हर डिस्ट्रिक्ट में।
जल दूत ऐप की बात की गई थी। जल दूत ऐप लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2022 को फॉर मेजरिंग द वाटर लेवल इन द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पानी का लेवल नापने के लिए जल दूत ऐप बनाया गया था, जिसमें 2 से 3 सेलेक्टेड जो खुले कुएं रहते हैं उनके माध्यम से जल दूत ऐप के माध्यम से नापा जाएगा। एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑलरेडी स्कीम चल रही है, उज्ज्वला योजना आप सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्कीम चल रही है, सौभाग्य स्कीम चल रही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है, तो ये दोनों स्कीम्स भी थी। स्वामित्व स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। इसको लॉन्च किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021 एंड स्कीम इज बेसिकली अ रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन द रूरल इनहैबिटेड एरियाज। जो ये आपकी ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों को क्लियर ओनरशिप मिल सके, इस कारण से उनको एक रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रोवाइड किया जाएगा। उनके लैंड पार्सल को ड्रोन टेक्नोलॉजी से मेजर किया जाएगा और उनके बेसिकली जो ओनर्स होंगे एक पट्टा यानी कि राइट ऑफ राइट्स दिया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और स्कीम न्यूज़ में थी ई संजीवनी। ई संजीवनी एक नेशनल डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विस स्कीम है। ये अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशन के थ्रू। मतलब कि जैसे आपको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, ई संजीवनी के माध्यम से आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक हिस्सा है और इसमें आपके लगभग आभा आईडीज़ बनाए जाएंगे। आभा आईडी एक नंबर है, आई थिंक 14 डिजिट का नंबर है। एक बार चेक कर लेना इसको कितने डिजिट का है, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। लेट मी टेल यू। तो ये 14 डिजिट का ही होता है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना। 14 डिजिट नंबर होता है, ये यूनिकली हर पेशेंट को मतलब आइडेंटिफाई कर लेगा। आयुष्मान भारत के अंदर 2 प्रोग्राम है, आप सबको पता है कि एक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम है और एक दूसरा ई संजीवनी ओपीडी प्रोग्राम है। यहाँ पे ये दोनों ई संजीवनी के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। तो ये ई संजीवनी ओपीडी जो है ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए, सिटीजन्स के लिए है और यहाँ पे डॉक्टर्स का कंसल्टेशन जो है डायरेक्टली ऑनलाइन हो जाया करेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो ये था चैप्टर 5 और 6। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।